हो गया। हाँ तो देखिए कल जो थे अंतरिक्ष का जो सेकंड पार्ट था और इसके बाद परसों जो तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। तो जो इधर में साइंस में देखना है कि अंतरिक्ष के बारे में 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा है जो अंतिम रहेगा अंतरिक्ष के बारे में। जो अगला आएगा वीडियो, वो अगला वीडियो आएगा परमाणु से संबंधित, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, तो परमाणु अनुसंधान कहाँ पर है। तो ये अभी जो बचे हुए प्रमुख उपग्रह हैं जो भारत के जरिए लॉन्च किए गए थे, तो भारत में जब से अंतरिक्ष में कदम रखा तब से कौन कौन से प्रमुख उपग्रह लॉन्च किए और वे भारत के लिए कितने सही साबित हो गए हैं, इसके बारे में देखना है। एग्जाम में लगातार प्रश्न में ऑप्शन दिए रहते हैं कि निम्न में से कौन सा उपग्रह किसके लिए इसमें भेजा गया था। आएगा कि निम्न में से कौन सा एक संचार उपग्रह है, कौन कब भेजा गया था, किस अनुसंधान संगठन के द्वारा भेजा गया था और किस प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया था। इससे संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं, जहाँ समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है। तो देखना इधर पर पहले देखना है कि लिखा है प्रमुख भारतीय उपग्रह जो हैं उनमें सबसे पहले भेजा गया था आर्यभट्ट फर्स्ट। तो जो आर्यभट्ट भेजा गया था इसके बारे में हमने कल भी बताया था, ये सन 1975 में भेजा गया था, सन 1975 में भेजा गया था। परंतु उस समय अपने यहाँ जो प्रक्षेपण केंद्र है, प्रक्षेपण यान केंद्र पर भेजने की व्यवस्था सही नहीं थी, इसीलिए आर्यभट्ट को जो भेजा गया था, भारत का पहला जो अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला उपग्रह था, कृत्रिम उपग्रह था, वो सोवियत संघ रूस के बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। तो जो रूस में बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र है वहां पर इसको ले जाया गया था आर्यभट्ट को, और वहां पर 1975 में आर्यभट्ट फर्स्ट जो था अपने भारत का उपग्रह कृत्रिम उपग्रह, इसको 1975 में रूस में बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। स्थान का ध्यान रखना है, कब भेजा गया था, और भारत के लिए ये प्रथम था। जो विश्व का प्रथम था वो रूस का था लूना 9, लेकिन अपने भारत के लिए जो प्रथम भेजा जाने वाला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो भेजा गया था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसे किसके लिए भेजा गया था, तो यह वायु विज्ञान प्रयोग और भौतिकी और खगोलीय विज्ञान से संबंधित था। मतलब भौतिकी के नियमों पर आधारित अगर कोई नियम लगाना है, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना है, या खगोल के बारे में जानना है कि कौन तारे कहाँ पर स्थित हैं, कौन पिंड कैसी परिक्रमा करते हैं, तो खगोल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और वायु विज्ञान वायु से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है, समता मंडल होगा, क्षोभ मंडल होगा, इस सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत की तरफ से पहला भेजा जाने वाला जो उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट का उद्देश्य क्या था ये ध्यान रखना है, कब भेजा गया था, कहाँ से भेजा गया था, और भारत के लिए प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट फर्स्ट। इसके बाद आगे समय निकलता गया और भारत ने अगला कृत्रिम उपग्रह बनाया भास्कर फर्स्ट। जो भास्कर फर्स्ट लॉन्च किया था वो भी रूस के बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। अपने यहाँ से इसको भी लॉन्च नहीं किया गया था, तो ये भी कहाँ से किया गया था, बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र। बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र किसका प्रक्षेपण केंद्र है जी, तो ये रूस का है। सन 1979 में 4 साल बाद इसको भेजा गया था। तो ये भास्कर फर्स्ट भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था, अंतरिक्ष में भारत ने भेजा था तो किसके लिए भेजा था, किसकी जानकारी के लिए भेजा था, तो जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान और वानिकी। यहाँ पे जल विज्ञान है, मतलब जल से संबंधित ज्ञान की कौन मात्रा कहाँ पर जल की कितनी है, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। समुद्र विज्ञान, कौन समुद्र में कहाँ कितनी गहराई है और कौन समुद्र में कहाँ सागर किस संधि को टच करता है, इससे संबंधित। और वानिकी कहलाता है वनस्पति से संबंधित, किस क्षेत्र में कितने वन हैं और वन की कैसी कहाँ पर प्रकार हैं, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भास्कर फर्स्ट को भेजा गया था। कोई भी कृत्रिम उपग्रह भेजा जाता है तो वो अंतरिक्ष की वायु कक्षा में भेजा जाता है। कक्षा 3 प्रकार की होती है, निम्न भू कक्षा, मध्य भू कक्षा और एक की बार भू स्थितिक कक्षा। इसको तुल्यकारी उपग्रह जिसमें भेजे जाते थे जो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजे जाते थे। जो पहला था वो 200 से 2000 किलोमीटर की मध्य में था। तो यहाँ पर ये अंतरिक्ष केंद्र में जब ये भेजे जाते थे तो इनका अलग अलग काम होता है। कोई मौसम के बारे में बताता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र के लिए भेजा जाता है, कोई संचार से संबंधित भेजा जाता है। तो यहाँ पे जो पहला आर्यभट्ट भेजा गया था इसका प्रमुख काम था खगोलीय का ज्ञान करना और वायु विज्ञान के बारे में बताना। भास्कर फर्स्ट जो भेजा गया था रूस से ही भारत के लिए, तो वो वानिकी वनस्पति से संबंधित और जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसके बाद तीसरा जो भारत की तरफ से भेजा गया वो भास्कर सेकंड भेजा गया था।
भास्कर सेकंड भी रूस के अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था, भारत के अंतरिक्ष केंद्र से नहीं भेजा गया था। और वो अंतरिक्ष केंद्र था वो कौन था? बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र, सोवियत संघ, रूस। तो ये कब भेजा गया? 1981 में। इसके 2 साल बाद इसको भेजा गया था। तो डेट ध्यान रखना है। और डेट से महत्वपूर्ण तो ये होता है कि जो उपग्रह भेजा गया इसका उद्देश्य क्या था। तो जो अपना ये भास्कर सेकंड भेजा गया, इसे किस लिए भेजा गया था अंतरिक्ष में? तो समुद्री सतह का ताप ज्ञात करने के लिए कि जो समुद्र की सतह है ये कितना ताप कहाँ पर है। देखा होगा कि समुद्र में गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, जो अलग अलग प्रकार की जलधाराएं होती हैं। तो कहाँ पर कौन प्रकार की जलधाराएं हैं, कहाँ ठंडी है जल, कहाँ पर गर्म है। तो समुद्र की सतह का जल का ताप ज्ञात करने के लिए जो भेजा गया था, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत ने लॉन्च किया था भास्कर सेकंड। बर्फ के गिरने और पिघलने के बारे में जानकारी भी देने के लिए इसमें सिस्टम लगाया गया था। बर्फ के गिरने और पिघलने, जो कहीं पर हिमनद बनते हैं, तो जो हिमनद बनते हैं या हिमनद पिघलते हैं, तो इसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था कि कौन कहाँ पर कितना बर्फीला क्षेत्र है। इसकी जानकारी भी किसने बताई थी? भास्कर सेकंड ने। लॉन्च कहाँ से किया गया था? बेंकानूर अंतरिक्ष केंद्र, 1981 रूस से लॉन्च किया गया। इसके बाद आगे चलते गए और भारत ने आगे 1980 में इसके एक साल पहले भेजा था। जो भेजा था एक छोटा सा उपग्रह था, रोहिणी RS फर्स्ट। इसके बारे में कल भी शायद बताया था, आज भी बताते हैं। तो सबसे पहले जो प्रक्षेपण यान भारत के लिए, इसका ओनली एक ही उद्देश्य था कि रोहिणी RS फर्स्ट है। ये संचार उपग्रह तो था ही, साथ में इसको इसलिए भेजा गया था कि जो भारत की तरफ से पहला प्रक्षेपण यान बनाया गया था, पहला सैटेलाइट बनाया गया था भेजने वाला यान, तो वो बनाया गया था SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो 3 बनाया गया था, इसका परीक्षण करना था कि ये कार्य सिद्ध होता है या नहीं। मतलब अपने पास प्रक्षेपण यान थे जो नहीं थी। ये प्रथम जो 3 भेजे थे अपन ने, 1, 2, 3, जो पहले बारहट होगा, भास्कर फर्स्ट होगा, भास्कर सेकंड होगा, ये रूस से जाकर इसलिए भेजे गए थे क्योंकि अपने पास प्रक्षेपण केंद्र तो बना सकते थे, परंतु प्रक्षेपण यान की व्यवस्था नहीं थी, भेजने वाले वाहन की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए जो अपन ने सबसे पहले प्रक्षेपण यान बनाया वो SLV-3 बनाया था। इसी SLV-3 ये कार्य करता है या नहीं करता है, ये कितना कार्य सिद्ध करता है, तो इसके लिए, इसका परीक्षण करने के लिए सबसे पहले भारत की तरफ से रोहिणी RS फर्स्ट जो ओनली 40 किलो का था, इसको इस उपग्रह इसके प्रक्षेपण यान के ऊपर रख करके भेजा गया पृथ्वी की बाह्य कक्षा में, जो अपने ही यहाँ से भेजा गया था। क्योंकि जब अपने यहाँ प्रक्षेपण यान आ जाएगा तो फिर अंतरिक्ष केंद्र तो बन ही जाएगा। तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से SLV-3 के माध्यम से 1980 में रोहिणी RS फर्स्ट उपग्रह को भेजा गया था, जो एक संचार उपग्रह था, एक छोटा सा उपग्रह था, परीक्षण करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद आगे जो भारत ने विकास किया और 1981 में ही एप्पल संचार उपग्रह भेजा था। एप्पल जो है वो एक ऐसा उपग्रह है, तो ध्यान रखना है, एक संचार उपग्रह है, ये एक संचार संबंधी जानकारी देता है। तो एप्पल संचार उपग्रह जो है, जो मतलब अब यहाँ पर विकास तो हो गया था SLV-3 का, लेकिन इसका आकार बड़ा होने की वजह से, ये भारी होने की वजह से यहाँ से फिर से नहीं भेज पाए और इसको भेजा गया था फ्रेंच गुयाना। एक देश जो है फ्रेंच गुयाना, जो कहाँ पर है अपना? दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका का देश फ्रेंच गुयाना है, उसका अंतरिक्ष स्टेशन था कोरू अंतरिक्ष स्टेशन। कोरू अंतरिक्ष केंद्र, ध्यान रखना है, कोरू अंतरिक्ष केंद्र से एप्पल को प्रक्षेपण किया गया था सन 1981 में। ये किस लिए भेजा गया था भारत की तरफ से, इसका उद्देश्य क्या था? तो इनसेट के विकास में सहायता किया है। जो इनसेट है एक भारी उपग्रह था, जो अपने लिए सबसे बड़ा एक संचार उपग्रह है। इसके विकास में सहायता, इसे कैसा भेजा जाए, इसकी सहायता करने के लिए एप्पल संचार उपग्रह छोड़ा गया था। तो इसका उद्देश्य था इस इनसेट वाले उपग्रह में, संचार वाले उपग्रह में भेजने में सहायता प्रदान करना। इसके बाद अगला भेजा गया मेटसेट एक जो था ये मौसमी उपग्रह है। एक ऑप्शन में मिलेगा कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम उपग्रह एक मौसम की जानकारी देता है या मौसम उपग्रह है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेटसेट, जिसका नाम बाद में कल्पना चावला फर्स्ट रखा गया था, तो कल्पना चावला फर्स्ट जो नाम, दूसरा नाम इसका सेकंड नाम कल्पना चावला फर्स्ट है। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जो वापसी के समय अंतरिक्ष दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो कल्पना चावला फर्स्ट इस मेटसेट का दूसरा नाम था। तो मेटसेट जो नाम है
ये एक मैपसेट है जो एक मौसम उपग्रह है, मौसम की जानकारी देता है। कहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक अगर कहीं पर 4-5 दिन पहले ही बता देते हैं, 1 माह पहले बता देते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा होगी, इतनी वर्षा होगी, यहाँ पर मतलब भूकंप आएगा, तूफान आएगा, तो ये जानकारी जहाँ से देते हैं वैज्ञानिक पता लगा करके वायु में जो वायुमंडल में जो बादल उड़ते हैं, उन बादलों की दिशा देख करके इसी मैपसेट उपग्रह के माध्यम से दिशा देख करके वो हमें जानकारी देते हैं। तो भारत की तरफ से मैपसेट जो है वो एक मौसम उपग्रह था जो मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। ये कब भेजा गया था तो इसकी डेट ध्यान रखना है कि 12 सितंबर 2002 को भेजा गया था। तो जो 12 सितंबर 2002 को मैपसेट भेजा गया था, जो भारत में ही बने प्रक्षेपण यान, जो भारत के लिए दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान था, जिसका नाम था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4। तो जो PSLV 4 प्रक्षेपण यान है, इस पर रख करके मैपसेट उपग्रह को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो भारत से ही और भारत के ही प्रक्षेपण यान से ये लॉन्च किया गया। तो ये मौसम उपग्रह है जो भारत का पहला मौसमी उपग्रह था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो कृत्रिम उपग्रह भेजा गया वो था रिसोर्टसैट फर्स्ट। तो जो रिसोर्टसैट फर्स्ट है, इसको 17 अक्टूबर 2003 को लॉन्च किया गया था। ये भी PSLV 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि अलग अलग टाइप होते हैं, बाद वाले जो नंबर होते हैं जो उसके उस प्रक्षेपण यान के इंजन का नाम बताते हैं, उसके मतलब और भाग का नाम बताते हैं। तो कोई भी अगर नंबर दिए जाते हैं बाद में जी उस प्रक्षेपण यान के बाद, तो उसके अन्य भागों के नाम बताते हैं। तो जो रिसोर्टसैट फर्स्ट है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया गया था। ये किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था? PSLV 3 के द्वारा। ये भारत के लिए सर्वाधिक वजनी कृत्रिम उपग्रह था और जो भेजा गया था, ये क्या था इसका उद्देश्य? तो ये दूर संवेदी उपग्रह था। दूर संवेदी उपग्रह मतलब होता है कि किसी दूर वाले एरिया का या दूर वाले क्षेत्र का मैपिंग करके उसका मतलब फोटो लेकर के हमें जानकारी देना। अगर कहीं पर देखते हैं कि समुद्र की गहराई है, अगर समुद्र की गहराई का पता लगाना हो, या किसी देखा होगा कि यदि पृथ्वी के अंदर जल की पता लगाना हो कि यहाँ पे जो जलधारा निकली हैं, तो जल का पता लगाना, या किसी खनिज या कोई धातु अंदर है तो उसका पता लगाने के लिए जिस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है वो हमारा रिसोर्टसैट फर्स्ट है, जो दूर संवेदी उपग्रह है, ध्यान रखना। रिमोट सेंसिंग से काम करता है। एक सर्वाधिक वजनी, भारत के लिए सर्वाधिक वजनी उपग्रह था। इसके बाद अगला जो कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था भारत ने, वो किया था कार्टोसैट फर्स्ट। तो जो कार्टोसैट फर्स्ट है, ये भारत के लिए 100वां मिशन था। भारत ने ऐसे 100 मिशन लॉन्च किए थे, जिसमें कई सफल कई असफल हुए थे। जो इस पर लिखे हुए गए हैं, ये अभी हमने लिखे हैं, ये वे कृत्रिम उपग्रह हैं जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। तो इसके बाद जो उन्होंने 5 मई 2005 को लॉन्च किया है कार्टोसैट फर्स्ट, ये भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किस प्रक्षेपण यान द्वारा? तो PSLV C6। अभी भारत के पास इस समय GSLV जो सबसे बड़ा, भारत के लिए सबसे बड़ा प्रक्षेपण यान है GSLV की व्यवस्था नहीं थी, मतलब जिसका निर्माण नहीं हुआ था। अभी जितने भी लॉन्च किए जा रहे थे वो PSLV के द्वारा किए जा रहे थे। तो जो PSLV है एक कैसा उपग्रह था, इसको किस लिए भेजा गया था? तो ये भी एक मैपिंग सैटेलाइट है। मैपिंग सैटेलाइट में इस मानचित्र की जानकारी देना कि भारत है, कोई भी मानचित्र बनाते हैं तो जो मानचित्र बनाया गया विश्व का, तो कहाँ पर कितनी दूरी है, तो मानचित्र जो बनाया जाता है वो कार्टोसैट फर्स्ट के द्वारा, कार्टोसैट जो फर्स्ट अपना कृत्रिम उपग्रह है, इसके द्वारा मैप या उसकी फोटो लेकर के बनाया जाता है। देखा होगा मोबाइल पर जो अपने मानचित्र आते हैं या किसी भी चीज़ के अपन देखते हैं कि कहाँ पर दिशा देखते हैं कि किस दिशा में कितनी दूरी पर कोई चीज़ है, तो जो मैप मतलब हर वर्ष उस पर अपलोड किए जाते हैं नेट पर, तो वे किसके द्वारा किए जाते हैं?
कार्टोसैट फर्स्ट के द्वारा उसका फोटो लेकर के, मानचित्र की फोटो लेकर के मोबाइल पर अपलोड किए जाते हैं। तो ये मैपिंग सैटेलाइट है, सैटेलाइट मींस होता है उपग्रह। तो ये कैसा उपग्रह है? अपना मैपिंग मींस मानचित्र वाला उपग्रह है। तो मानचित्र की जानकारी कौन देता है? ध्यान रखना पड़ेगा, कार्टोसैट फर्स्ट। ये ऑप्शन में मिलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक मैपिंग सैटेलाइट है या मानचित्र उपग्रह है जो मानचित्र की जानकारी देता है। कार्टोसैट रहेगा, इसके बाद रिसोर्ट रहेगा, वेबसाइट रहेगा। तो ध्यान रखना कौन सा अपना कार्टोसैट है। इसके बाद कल हमने इसके बारे में बता दिया था कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए या चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चंद्रमा की सतह पर जो पहला भारत के लिए पहला उपग्रह था वो चंद्रयान फर्स्ट था। चंद्रयान फर्स्ट किसके लिए भेजा गया था? इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, जल की उपलब्धता का पता लगाना कि चंद्रमा पर जल है या नहीं है। अगर नहीं है तो कौन सी मात्रा उसमें की जाए ताकि जल का निर्माण वहां पर किया जा सके और जीवन की उत्पत्ति आगे बनाई जा सके। तो चंद्रमा पर सबसे पहले भारत के लिए जो भेजा जाने वाला उपग्रह था चंद्रयान फर्स्ट था, जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। जी, हमने इसके बारे में कल बताया था। इसके बाद भारत ने एक भेजा था IRNSSI फर्स्ट। जो नाम दिए जाते हैं उनके हिसाब से नाम दिए जाते हैं, ध्यान रखना है। तो IRNSSI फर्स्ट जो था जिस सतीश धवन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ना, सतीश धवन उसी का नाम है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। कब? 1 जुलाई 2013 को। 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। ये भारत के लिए पहला नौवहन उपग्रह प्रणाली का उपग्रह था। मतलब जो नौसेना के लिए मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए, जल से संबंधित जानकारी देने के लिए जो भेजा गया उनके लिए एक पर्सनल उपग्रह था जिसका नाम था IRNSSI फर्स्ट। ठीक है ना, IA ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो बात आती है इसके बारे में मंगलयान। मंगलयान हमने 3 प्रकार के यान बताए थे कल, एक चंद्रयान, एक मंगलयान, एक गगनयान। चंद्रयान वो होते हैं जो चंद्रमा की सतह या चंद्रमा की कक्षा में भेजे जाते हैं। मंगलयान वे होते हैं जो मंगल की कक्षा में या मंगल की सतह पर भेजे जाते हैं। और गगनयान वो होते हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर मंगलयान जो लॉन्च किया गया था, मंगलयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था वो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इसलिए लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? जो भारत के श्री हरिकोटा जो अपना सतीश धवन अंतरिक्ष के श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश है, यहीं से 5 नवंबर 2013 को। देखिए यहाँ पर इनके नाम आपको ध्यान से अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। ठीक है ना। तो जो अपना मंगलयान है, मंगलयान कब लॉन्च किया गया भारत की तरफ से? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और ये किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्रक्षेपण यान का नाम भी ध्यान रखना है, PSLV-C25। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जीवन की संभावना। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है या नहीं है, वहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है या जीवन है, इसका पता लगाने के लिए एक मंगलयान भारत की तरफ से छोड़ा गया था। ठीक है ना। तो जो अपना मंगल ग्रह होते हैं, पूरे ग्रह कितने हैं अपने? 8 हैं। तो जो अपना मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की जो वो देखा गया वहाँ पर जो मृदा है वहाँ का जो ओनली इसका लाल रंग छोड़ करके, लाल रंग जो होता है वो खनिज के माध्यम से होता है, लेकिन और इसके जो अन्य भाग देखे गए वो पृथ्वी के समान थे। इसलिए यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति की संभावना का पता लगाने के लिए भारत ने मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था, परंतु वहाँ पर मतलब उसकी जीवन की उत्पत्ति की संभावना पता नहीं लग पाई। ठीक है ना। इसके बाद अगला जो उपग्रह लॉन्च किया गया वो कृत्रिम उपग्रह था GSAT-14। तो जो GSAT लॉन्च किया गया, ध्यान रखना है। देखिए कार्टोसैट, GSAT, ये पूरे सेट में है लेकिन इनके नाम चेंज है अलग अलग, कार्टोसैट, GSAT। तो जो GSAT-14 था तो ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये 5 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान कौन सा था इसमें? GSLV-D5। ये नाम दिए रहती है अलग अलग, यहाँ पर D5 ध्यान रखना है। तो अगर ये ध्यान नहीं रख पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आता है कि जो GSAT-14 है वो एक कैसा उपग्रह है
मतलब किसके लिए भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका ऐसा उपग्रह था। कौन सा उपग्रह था जी? संचार उपग्रह। एक प्रकार का जो कैसा उपग्रह है? संचार के बारे में, क्योंकि इंटरनेट मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, जितने भी सब मतलब इंटरनेट के द्वारा हो रहा है, इसलिए जितने भी कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं उनका लगभग जो उद्देश्य रहता है वो संचार उपग्रह ही रहता है। तो जो अपना GSAT-14 लॉन्च किया गया था 2014 को श्री हरिकोटा से, उसका उद्देश्य था एक संचार उपग्रह था। इसके बाद अगला जो GSAT-16, देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ पर GSAT क्या है? 16। ये भी एक प्रकार का, जब संचार में वृद्धि हो रही है दिनों दिन, इसलिए ये भी भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था। लेकिन ये कहाँ पर से किया गया था? ये फ्रेंच गुयाना से किया गया था। इसका आकार बड़ा होगा, इसलिए सुविधा न होने की वजह से, कुछ असुविधा होने की वजह से, जब यहाँ पर व्यवस्था ना होती हो तो किसी अन्य जगह से उसका प्रक्षेपण किया जाता है। तो फ्रेंच गुयाना से इसको भी लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है। फ्रेंच गुयाना से एक ये भी लॉन्च किया गया था, कौन वाला? एप्पल वाला। फ्रेंच गुयाना जो है वो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन है? तो वो पूर्व अंतरिक्ष स्टेशन है। तो अपना जो GSAT-16 है वो 7 दिसंबर 2014 को फ्रेंच गुयाना इस यहाँ से लॉन्च किया गया था। ये भी एक प्रकार का कैसा उपग्रह है? अपना संचार उपग्रह है। इसके बाद अगला आता है गगनयान। गगनयान जो लॉन्च किया जाना है ये दिसंबर 2021 या कहें 2021 के अंतिम में या 2022 के प्रारंभ वर्ष में इसको लॉन्च किया जाना है गगनयान को। इस गगनयान का जो उद्देश्य है, इस गगनयान का उद्देश्य ये है कि अंतरिक्ष के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करना। और एक गगनयान जो है, गगनयान जो जब लॉन्च हो जाएगा तो अंतरिक्ष में मानव पहुंचाने वाला भारत प्रथम देश बनेगा। मतलब गगनयान के माध्यम से भारत को अंतरिक्ष में मानव पहुंचाना है। इसमें एक महिला जाएगी, रोबोट के रूप में जाएगी। रोबोट वो कहलाते हैं जो मनुष्य की तरह कार कहते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है उनमें। तो रोबोट जो होंगे, रोबोट के रूप में एक महिला ऊपर जाएगी, गगनयान में जाएगी। और इसमें वैज्ञानिक मतलब जो जाएंगे तो मानव पहुंचाने वाला, अंतरिक्ष में मानव पहुंचाने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बनेगा। कब? 2022 में, जिसके माध्यम से, गगनयान के माध्यम से भारत अंतरिक्ष में मानव पहुंचाएगा। ये कहाँ से लॉन्च होगा? तो जिस श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च होगा, GSLV के माध्यम से। इसके बाद चंद्रयान 3, देखिए चंद्रयान 3 जो लॉन्च होगा, इसके पहले हमने कल वाले वीडियो बताया था चंद्रयान फर्स्ट तो लॉन्च हुआ ही हुआ था, चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था। तो जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था लॉन्च? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान जो होते हैं वो कहाँ पर, किसकी कक्षा में छोड़े जाते हैं? चंद्रमा की कक्षा में छोड़े जाते हैं। चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग, पहला भाग कौन सा था? ऑर्बिटर। कौन? ऑर्बिटर। और दूसरा भाग कौन सा है अपना? लैंडर। और तीसरा जो भाग था वो कौन सा था? रोवर। देखिए ये 3 भागों को जब लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 के माध्यम से, तो ऑर्बिटर तो काम करने लगा था। ऑर्बिटर का काम क्या होता है? उस चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाना। लैंडर का काम, जिसका नाम, लैंडर का नाम क्या था चंद्रयान 2 में? हाँ, विक्रम नाम था जिसका, उसको लैंड करना था। मतलब वो उसकी पृथ्वी, उसकी चंद्रमा की सतह पर उतरता। लेकिन इसके बाद जो रोवर था, रोवर कौन था? प्रज्ञान। इस रोवर का काम क्या था? चंद्रमा की सतह पर उतर के चल करके जानकारी प्राप्त करना। जो चलता हो सतह पर वो क्या कहलाता है? रोवर। तो लेकिन जब हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था 2019 में भारत ने, तो उसने देखा था कि ऑर्बिटर तो चंद्रमा की उसमें परिक्रमा कर रहा है, अभी भी कर रहा है। लेकिन जो लैंडर और रोवर हैं ये अपनी दिशा भूल हो गए थे, और जहां पर इनको अलग होना था उससे कुछ समय पहले ही अलग हो गए थे। इस वजह से ये दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। इसलिए भारत ने अब इसका जो सुधार करना था, जो लैंडर और रोवर ने काम नहीं कर पाया, उसको जो काम करवाने के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च करने का उद्देश्य बनाया है। तो सन 2022 तक भारत चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च करेगा। और जो उसका प्रक्षेपण यान होगा वो क्या होगा? तो GSLV Mark 3 होगा। तो जो GSLV Mark 3 है, हाँ सर, GSLV का फुल फॉर्म क्या है? GSLV का जियो, और इसका ऐसा सैटेलाइट है, इसका नाम ही ऐसा सैटेलाइट होगा और लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसका नाम उसका था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना है MK3 इंजन का नाम है MK3। तो ये इसी से लॉन्च होगा, जैसे अभी लॉन्च हुआ था इसी इंजन से जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उससे चंद्रयान 3 भी लॉन्च होगा 2022 में। इसका उद्देश्य ओनली चंद्रयान 3 का लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं जा रहा है अब की बार, क्योंकि ऑर्बिटर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रयान 2 का काम कर रहा है। अब उद्देश्य है ओनली रोवर को और लैंडर का काम करवाना। तो इस वाले जो चंद्रयान 3 में जाएगा ओनली जाएगा रोवर और लैंडर जाएगा, इसमें ऑर्बिटर नहीं लगाया जा रहा है। तो दो ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च होगा और जो गगनयान होगा वो 2022 में भी लॉन्च होगा या दिसंबर 2021 में लॉन्च होगा। तो ये अपने भारत के द्वारा प्रमुख कृत्रिम उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में या चंद्रमा की सतह पर या चंद्रमा की कक्षा में या मंगल की कक्षा में छोड़े गए हैं, जो कुछ मतलब सफल हो गए हैं, कुछ विफल हो गए हैं। और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा, अगला वीडियो रहेगा अपना परमाणु संयंत्र। परमाणु संयंत्र है जो भारत में जो परमाणु ऊर्जा का विकास होता है, परमाणु बम बनाए जाते हैं, परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, कहाँ कौन से संयंत्र लगे हैं, इनके बारे में बताएंगे आपको कल अगले वीडियो में।